हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और अपने अपनी परीक्षा की तैयारी भी काफी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जैसे हम सभी को पता है कि कक्षा 9th की एग्जाम काफी जल्दी से आने वाला है, तो आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे तरीके से करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ 40 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण सवाल, जिसको आप लोगों को जरूर से जरूर कर लेना है। तो अब अभी हम इसको बारी बारी से सोल्व करेंगे। आप लोग को क्या करना है, मेरे पीछे पीछे सोल्व करते हुए चलना है। इससे आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही है और कैसा तैयारी चल रहा है ना। ये मॉडल प्रश्न पेपर है ना, सोशल साइंस का। जिस तरीके से परीक्षा में आएगा उसी पर बेस्ड है। ठीक है, 40 नंबर का आता है आप लोग का और 1.5 घंटे का समय मिलता है, बहुत ही ज्यादा समय मिलता है ना 40 क्वेश्चन के लिए। सिर्फ टिक करना होता है ना, लिखना तो होता नहीं, थ्योरी तो है नहीं, है ना। चलिए आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताइए। लिखा हुआ है जो जल भाग तीन ओर से जल स्थल भाग से घिरा हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। तो जो जल भाग यानी कि ना, आप लोगों ने एक देखा होगा भारत के मैप है ना। पहले तो ये पता है कहते क्या है ना, नदी, खाड़ी, झील या फिर सागर। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, आखिर कहते क्या है, फटाफट से उत्तर कीजिए। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, तो कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, खाड़ी का। तो ऑप्शन भी क्या बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने बंगाल की खाड़ी देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पानी है, तीन तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, जो जल भाग, ये जल भाग है ना, तीन ओर से स्थल भाग से घिरा हो, तीन भाग से क्या है, स्थल से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे खाड़ी। जैसे कि ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, उसी तरीके से। ठीक है, चलिए अच्छा, एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, ये जो अब ऐसा भी आ सकता है कि जो स्थल भाग और वो तीन तरफ से क्या घिरा हो, पानी से घिरा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीप बोलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, भारत का मैप को अच्छे से देख लेना है, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग किस राज्य में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं। अब झारखंड के पड़ोसी राज्यों के नाम बताना, मैप देखेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है? क्या वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है? क्या वो बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है? क्या वो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आप लोग देखेंगे ये क्या हमारे पड़ोसी राज्य जो हमारे बॉर्डर से लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैप को अच्छे से देख लेना है, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है यहाँ पे वो बताना है। क्या हिमालय, नंदा देवी, क्या ये सुमिलित है? बोलेंगे बिल्कुल है ना, हिमालय पर्वत की श्रृंखला में से ये भी है। ठीक है, उत्तरी मैदान और खादर, ठीक है, उत्तरी मैदान को खादर ही बोलते हैं, ये भी सुमिलित है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल बरखान, ठीक है, ये भी बिल्कुल सुमिलित है। उसके बाद यानी कि यही सुमिलित नहीं लग रहा ना, यानी प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी सरकार किधर, इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ है, और प्रायद्वीपीय पठार कहाँ, इधर दक्षिण की तरफ है। ये बिल्कुल सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, उत्तरी मैदान को खादर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि खादर क्या है, खादर और बांगर पता है, जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं। नई प्रकार की जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है, पुरानी को बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, खादर उसको बोला जाता है। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है वहां पे, इसलिए वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना, प्रदेश है। ठीक है, तो अभी भी इसका उत्तर आप लोग को मिल गया होगा। क्या वो हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, या फिर भारतीय मरुस्थल है? बहुत ही आसान सा सवाल, ऑप्शन बी क्या होगा, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में क्या है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, वहां पे उपजाऊ मिट्टी है, तो ज्यादा लोग रहेंगे, उपजाऊ अच्छा होता है। ठीक है, वहां पे नदियों का भी क्या एक तरीके से जाल बिछा हुआ है, तो ये काफी अच्छा जगह माना जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग ज्यादा देखने को मिलता है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब जैसे जो राज्य है जहां पे जनसंख्या क्या है, जनसंख्या सघन, यानी एक तरीके से जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये इस तरफ का भी सवाल यहाँ पे कई बार देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कथन दिया हुआ है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ये क्या है, कथन है, कथन को अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे लिखा हुआ कारण, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। अब ये कथन सही है और कारण सही है, ये आपको बताना है। तो कथन क्या सही लग रहा है, बोलेंगे बिल्कुल सही है, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाह होता है ना, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो क्या है, एक गंगा नदी क्या एक तरीके के सालों भर उसमें पानी रहता है, सदाबहार नदी है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, तो कारण भी ये लिखा हो कि भाई हिमालय से निकलता है, बिल्कुल करेंगे, हिमालय से ही तो निकलता है, और गर्मी के दिनों में हिमालय की बर्फ पिघलती है और ये नदी में पानी का काम करती है, इसलिए सदाबहार नदी है। तो ये दोनों के दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है,
केवल कथन सही है, बिल्कुल नहीं। कथन के साथ कारण भी तो सही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कारण सही है और कथन गलत है, बिल्कुल नहीं। कथन और कारण दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं। कथन और कारण दोनों सही, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। तो यानी इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। ओके, समझ में आया? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में? सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत या फिर उपरोक्त सभी। अब बोलेंगे नदियों का महत्व तो सिंचाई करने में भी है ना, पानी वगैरह पटाने खेत वगैरह में, तो सिंचाई में भी है। नौ संचालन, नाव वगैरह चलाते भी उसमें है। जल विद्युत भी का भी उत्पादन करते हैं, यानी उपरोक्त सभी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा हुआ है भारत में मानसून, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? कौन सा ऋतु का आरंभ होता है जब मानसून आता? तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु या फिर शरद ऋतु। अब मानसून आएगा तो मानसून के साथ बारिश आएगा, मतलब मानसून, बारिश को ही तो मानसून बोलता है ना। तो बारिश होगी तो क्या बोलेंगे उसको, वर्षा ऋतु बोलेंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से आसान क्वेश्चन भी आप लोगों का देने वाला है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये 200 सेंटीमीटर वर्षा कहने का मतलब ये है ना कि अगर किसी खाली बड़े से स्थान पे यहाँ पे बॉर्डर लगा दे, यहाँ पे बॉर्डर लगा दे, ताकि पानी बहे नहीं। यहाँ पे बारिश होगा, पानी बहेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे जम जाएगा पानी। फिर यहाँ पे नाप के देखेंगे कितना सेंटीमीटर जमा हुआ, ठीक है। अगर 200 सेंटीमीटर जमेगा तो बोलेंगे 200 सेंटीमीटर की बारिश हुई। 100 सेंटीमीटर जमा हो तो बोलेंगे 100 सेंटीमीटर की बारिश हुई, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि इसको स्केल लेके नापते हैं बारिश को, है ना। तो ये इस तरीके से नापा जाता है एक तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे लिखा हुआ जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह का वन पाए जाते हैं। क्या वहां पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? क्या वहां पे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, या फिर कंटीले वन तथा पहाड़ियां, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी सदाबहार वन कहने का मतलब वहां पे जो जंगल है वो सालों भर हरा भरा ही नजर आएगा, ठीक है। पतझड़ वन में क्या होता है ना, क्या एक सीजन में क्या होता है, पत्ता झड़ता है इसका, ठीक है। कंटीले वन तथा झाड़ियां क्या है कि एक तरीके के सूखे इलाके, जैसे कि राजस्थान में इस तरह का वन पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या उसको जनसंख्या संरचना कहते हैं, जनसंख्या अनुपात, या फिर लिंग अनुपात, या फिर आयु संरचना? उसको क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात बोलेंगे। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? कौन जन्म दर का सही अर्थ है? क्या एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, क्या ये है? या एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित और मृत बच्चों का जन्म होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होता है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। एक वर्ष के अंदर अंदर प्रति 1000 व्यक्ति में, जिसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है, प्रति 1000 व्यक्ति में जितने भी जीवित बच्चों का जन्म होता है वही कहलाता है। मान लीजिए किसी गांव में 1000 लोग रहते हैं, सभी है ना, इसमें 20 बच्चे जीवित बच्चों का जन्म होता है, तो इसका बोलेंगे कि भाई इसका जन्म दर क्या है, जन्म दर 20 है इस गांव का, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। कहाँ गई, ये रहा, है ना। किसी देश में, ठीक है, लिखा हुआ किसी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? कानून बनाता कौन है भारत के अंदर? तो सांसद बनाता है ना, सांसद बनाता है, यानी कि पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है, पार्लियामेंट। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा, नेता लोग बैठे होते हैं एक बड़ा सा हॉल में, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, और वहां पे नेता लोग क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, कानून वगैरह बना रहे होते हैं, है ना, एक दूसरे से झगड़ा वगैरह, बहुत ही बहस वगैरह होती रहती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज वगैरह में, ठीक है। तो ये संसद बनाती है कानून, कौन बनाती है? संसद बनाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ रंग भेद? क्या 16 अप्रैल 1948 को खत्म हुआ, 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ, 26 जून 1989 को खत्म हुआ, या फिर 26 जनवरी 1994 को? ऑप्शन बी क्या होगा, 26 अप्रैल 1994 को ही रंग भेद खत्म होता है। नेल्सन मंडेला के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, ठीक है। वहां पे रंग भेद था, कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में, काले गोरों में भेद हुआ करता था पहले, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा हुआ है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने, रूजवेल्ट ने, महात्मा गांधी ने, या फिर वुडरो विल्सन ने? किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा को दिया था, लोकतंत्र जनता का
जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, जुलाई 1946, नवंबर 1949, दिसंबर 1949। आखिर कब होती है? तो ये दिसंबर 1946 को होती है। कब? संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने? 541, 543, 541 या फिर 243। तो कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि लोकसभा में जो चुनाव होता है तो कितने क्षेत्र, भारत को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया, यानी कि एक तरीके से लोकसभा में आखिर वर्तमान समय कितने सीट है? तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, 543। टोटल कितना है? तो 552 है ना, 552 है, लेकिन वर्तमान समय में 543 सीट है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम 552। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, हर देश में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारे देश में हमें मौलिक अधिकार देता है संविधान के भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हमें मौलिक अधिकार 6 कितने, 5, 6, 7 या फिर 8, कितने? 6 मिलता है। ठीक है, पहले 7 हुआ करता था, फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और अभी कितना है? 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा है? समानता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। ठीक है, संविधान उपचार का अधिकार है। इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं। उसके बाद 17 क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? जिलाधीश है। ठीक है, गृह मंत्रालय का सचिव है, या फिर गृह मंत्री, या फिर पुलिस महानिदेशक है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका कहने का मतलब है जिसको जनता ने चुना है। अब इस वजह से जनता को तो गृह मंत्री को चुनाने की, हम लोग अपना प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर उन्हीं में से तो अलग अलग मंत्री बनता है। कोई रेल मंत्री बनता है, कोई गृह मंत्री बनता है, कोई रेल क्या बोलते हैं एक तरीके से, कोई वित्त मंत्री बनता है। ठीक है, तो गृह मंत्री भी जितना, वो सभी मंत्री भी जनता द्वारा चुने जाते हैं, गृह मंत्री भी जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सब तो सरकारी नौकरी वाले एक तरह तरीके से, इसको जनता नहीं चुनती है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? कौन करता है? अगर मान के चलिए सरकार कोई इसी तरह का निर्णय लेती है, कोई इस तरह का फैसला लेती है जो लोगों को पसंद नहीं है या किसी और को पसंद नहीं है, तो उसका फिर निपटारा कौन करेगा? वो क्या करेगा? कंप्लेन करेगा। तो उसका निपटारा कौन करेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, फिर मुख्यमंत्री करेगा? तो इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, वो फिर बताएगा कि हाँ ये फैसला सही था या गलत था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है किसके नेतृत्व वाली पार्टी 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? आखिर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, मोरारजी देसाई ने दिया था, या फिर एन.टी. रामाराव ने दिया था? किसने दिया था? तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। कब? 1971 में दिया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, है ना। लगभग आधा क्वेश्चन हो चुका है, अब आधा क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, आप लोग को पूरा वीडियो देख करके जाना, बहुत ही हेल्प मिलेगा ना। वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, ऐसे वीडियो आप लोग के लिए आता रहेगा अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? और हाँ, ध्यान रहे जितने भी वीडियो आता है ना, सभी वीडियो को आप लोग को देखना है 9th क्लास के लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स का आता है, क्योंकि एक दो वीडियो देख करके चल जाएंगे, बोलेंगे इससे क्वेश्चन भिड़ाई है ना। सभी वीडियो को देखना है, जितने वीडियो बताए जाएंगे। ठीक है, अभी तो आने में आप लोग को एग्जाम थोड़ा टाइम है, लेकिन आप लोग को ये नहीं सोचना बहुत टाइम है ना, आप लोग को अभी से तैयारी में लग जाना, तभी आप लोग को अच्छा नंबर आएगा। सारा क्वेश्चन यहीं से भिड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर मुख्यमंत्री होता है? तो कौन होता है केंद्र सरकार का? तो वो प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार में भी कौन है? बोलेंगे बीजेपी है ना। बीजेपी क्या है? अभी पावर में है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन है? बोलेंगे नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और यही क्या है? प्रमुख है। केंद्र सरकार का क्या है? प्रमुख। प्रधानमंत्री पास तो बहुत पावर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती? क्या कहलाती है वो? खरीफ फसल, बहुविधि फसल प्रणाली, फसल चक्र, या फिर रबी फसल? सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? पालमपुर के बारे में तो हर साल सवाल आता है, उसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, पालमपुर में
50 परिवारों में लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ये तुमको थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। आगे क्या लिखा हुआ, पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। बिल्कुल नहीं, आर्थिक क्रिया तो वहां पे कृषि है ना। उसके बाद क्या यहाँ पे, पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। ये भी गलत है, जुड़ा हुआ है ना। पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं, ये भी गलत है। वहां पे तो अस्पताल भी है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, पालमपुर में 450 परिवार है, बिल्कुल करेक्ट है। और वहां बोल रहा है कि 1/3 परिवारों के पास क्या भूमि नहीं खेती करने के लिए। वहां पे लगभग 150 परिवारों के पास भूमि नहीं था, अपने भूमि नहीं था खेती करने के लिए, जो लगभग 1/3 परिवार होते हैं। किसमें से, 450 में से। तो ऑप्शन ए ही क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जापान जैसे देशों में। अब जापान एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही विकसित देश है। ठीक है, तो जापान जैसे देशों ने अपने देश में विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया, किस चीज पर पैसा लगाया उन लोगों ने। क्या वो शिक्षा पर निवेश किया, परिवहन पर, कृषि पर, या फिर खनन पर। तो सीधा सा जवाब है किस पर, शिक्षा पर। इसलिए हम लोगों को भी शिक्षा पर ही निवेश करना चाहिए। जब लोग पढ़ेंगे तभी तो देश का विकास होगा, है ना। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ना। तो आप लोगों के कंधों पे है कि भाई देश का विकास हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं है। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है ना। क्या बैंकिंग है, शिक्षा है, खनन है, या फिर पर्यटन है। तो सीधा सा जवाब है खनन। खनन क्या है, खनन किस में आता है, खनन बोलेंगे, खनन तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बिल्कुल, है ना, किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र में नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन। अभी जैसे कि मैं शिक्षा दे रहा हूँ, किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूँ, ये एक सेवा है। ये सब क्या है, सेवा। बैंकिंग सेवा है, शिक्षा सेवा है, पर्यटन भी सेवा। पर्यटन घूमने फिरने की जगह होती है, लोग घुमाने फिराने लेके जाते हैं, ये भी क्या एक सेवा है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा द्वितीयक क्षेत्र भी आता है ना, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा, जिसमें उत्पादन और किसी न किसी उद्योगों में जाकर, जैसे कच्चा माल के तौर पे कपास को लिया, उद्योग में जाके उसका कपड़ा बन जा रहा है ना। तो ये उत्पादन को जो क्रिया होता है, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत सरकार, लिखा हुआ, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की। कौन सी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, या फिर दोपहर के भोजन की योजना। कौन सी योजना, दोपहर की भोजन की योजना। ये तो मेरा फेवरेट योजना था, है ना। मैं भी जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो वहां पर दोपहर को खाना मिलता था, और इसीलिए तो हम लोग स्कूल जाते हैं ना, बर्तन लेकर के जाते थे। चलिए, तो ये योजना लागू की गई थी। ठीक है, और ये काफी अच्छी योजना था, इससे बच्चे लोग आने भी लगे थे स्कूल। ठीक है, चलिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, साइकिल देने वाला भी योजना था एक तो, है ना। चलिए अब यहाँ पे आता है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए। ठीक है, अनाज का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिससे हम लोग को भी मिलता है राशन वगैरह, तो उसमें सुधार किया, और वहां उस राज्य ने अपने गरीबी को हटा दिया एक तरीके से। ठीक है, तो कौन सा है, पंजाब एवं हरियाणा है, केरल है, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु ने ये काम किया था और अपनी गरीबी को हटाने में कामयाब रहे। ठीक है, तो सभी राज्यों को तो यही फॉलो करना चाहिए इनका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 में। क्या निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। देखिए मतलब बोल रहा है कि आखिर इसमें से कौन सा कार्यक्रम है जहां पर अगर कोई बेरोजगार इंसान है और वहां पर आवेदन देता है कि भाई हम बेरोजगार हैं, हमको काम दो कुछ, है ना, और वो 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं दे पाता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता, यानी बैठे बैठे उसको पैसे देने पड़ेंगे। कौन सा कार्यक्रम है, क्या वो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोर्स है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसमें गारंटी मिलती है कितने दिनों की, 100 दिनों की। ये योजना बोलता है भाई हम 100 दिनों की गारंटी देते हैं कि 100 दिनों को आपको कम से कम काम देंगे, अगर नहीं दे पाएगी तो क्या करेगी, बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता देगी। 15 दिनों के अंदर काम देना होता है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए भी बहुत आसान सवाल। ठीक है, लिखा हुआ भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है।
ठीक है, कितनी ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, 2400 कैलोरी, 1400 कैलोरी, 2500 कैलोरी या फिर 3400 कैलोरी। बहुत ही आसान सा सवाल, कितना 2400 कैलोरी है। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों के लिए अलग है, शहरी क्षेत्र में थोड़ा उतना शारीरिक काम नहीं होता है ना, तो शहरी क्षेत्रों के लिए ना 2100 कैलोरी, ठीक है 2100 कैलोरी रखा गया है कि 2100 कैलोरी शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। अगर कोई व्यक्ति इससे कम ले रहा है, कैलोरी खाने पीने से मिलता है, अगर इससे कम कैलोरी ले रहा है तो उसको है ना गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, नहीं उसको गरीब माना जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहां पे लिखा हुआ है किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। यानी कि किसके द्वारा, यहाँ पे से 4 ऑप्शन है, किसके द्वारा जो है ना जो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज है, यानी कि सरकार क्या करती है ना, इसमें से एक उस सरकार का ही क्या है संस्था है, वो क्या करती है कि किसानों से सस्ते में खरीदती है, मतलब सस्ते में नहीं महंगे में खरीदती है, एक तरीके से अनाज वगैरह खरीदती है और जमा करके बफर स्टॉक करके रखती है। क्या करती है, बफर स्टॉक करके बना करके रखती है ताकि मुसीबत के समय देश में कमाए और गरीब जनता को भी दिया जा सके। तो कौन करती है, राज्य सरकार करती है, भारतीय खाद्य निगम करती है, राष्ट्र प्रतिदर्श करती है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करती है, या फिर गृह मंत्रालय करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, भारतीय खाद्य निगम करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये करती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अब ये क्या है, ठीक है, अब उसके वजह से क्या है ना, भारत के पास इतना खाना है ना कि अगर कोई काम ना करे ना तो 5-6 साल तक आराम से हम लोग बैठ करके भी खा सकते हैं, यानी बहुत सारे हम लोग पास स्टॉक भी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं। अब सरकार है ना कम कीमत पर वितरण करती है अनाज को, हम सभी राशन लेते हैं ना, कम कीमत करते हैं, कम कीमत पर हमें मिलती है राशन ना, तो उस कीमत को क्या बोलते हैं, उसको निर्गम कीमत बोलते हैं, न्यूनतम समर्थित कीमत बोलते हैं, बाजार कीमत बोलते हैं, या फिर राशन कार्ड कीमत बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्गम कीमत। ऑप्शन ए क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या आप लोगों का सभी उत्तर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फटाफट से बताइए। अगर नहीं हो रहा तो तैयारी आप लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप लोग को तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, जितनी भी वीडियो आती है सभी को आप लोग को देखना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, है ना। और जो आप लोग को फाइनल एग्जाम होगा ना, अगर सभी वीडियो देख करके जाएंगे इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो बताइए यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है। अगर आप लोगों ने पहला के क्लासेस किए हैं तो आपको पता है ये पूछा हुआ सवाल है, क्या वो मोंटेस्क्यू है, ठीक है, एंजल्स है, रूसो है, या फिर प्लेटो है, तो कौन है वो, तो वो है मोंटेस्क्यू। ये है इस किताब की रचना करने वाले, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक तरीके से सत्ता की साझेदारी का नियम बताया जाता है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसका रूल नियम उसमें बताया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बताइए, 1789 में हुई थी। तो इस समय फ्रांस का राजा कौन था, क्या वो मुसोलिनी था, नेपोलियन था, लुई 16वां था, या फिर लुई 12वां था। कौन था वो, लुई 16वां, है ना। 1889 में लुई 16वां क्या था, राजा था, निरंकुश राजा था। क्रांति होती है, लोग इसको उखाड़ के फेंक देते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, हालांकि स्टार्टिंग में उखाड़ के नहीं फेंकते हैं, स्टार्टिंग में उसका शक्तियों को कम कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नवंबर के अपराधी कौन थे। नवंबर के अपराधी कौन थे, क्या वो सम्राट समर्थक थे, हिटलर समर्थक थे, या फिर वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, या फिर लुई 12वां थे। तो कौन थे, ऑप्शन सी वाइमर गणराज्य के समर्थक थे। ठीक है, जब हिटलर की हार हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध में, तब जो है ना जो हिटलर समर्थक थे वो है ना कह रहे थे कि इसको वाइमर गणराज्य के समर्थक लोगों को कह रहे थे क्या, नवंबर के अपराधी, चिढ़ा रहे थे उन लोग को, है ना एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किसी समुदाय को लिखा हुआ, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है, वो घेटो कहलाता है, शिविर कहलाता है, या फिर सलाप गृह, या फिर युद्ध गृह, क्या कहलाता है वो, तो वो घेटो कहलाता है। यानी कि कोई भी समाज है, वहां पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन क्या हो इसमें जो अल्पसंख्यक है या फिर जो अलग, तो जो बाकी समाज से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, उसको है ना अलग समाज में रखा जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं घेटो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं एक तरीके से, हिटलर के समय में जर्मनी में यहूदियों को अलग इलाके में रहने के लिए मजबूर किया गया था ना, तो उसी को घेटो यहाँ पे बोला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत का प्रमुख वन, ठीक है, लिखा हुआ भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था, क्या वो फोस्टर था, रंगनाथन था, या फिर ब्रेंडिस था, या फिर क्लार्क था। कौन था, ऑप्शन सी क्या होगा, ब्रेंडिस।
ठीक है, ये जर्मनी का एक व्यक्ति था, अंग्रेजों द्वारा इसको लाया गया था भारत में जो वन था उसको प्रबंधन करने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। वो भी पूछा हुआ सवाल है, पहले पूछा जा चुका है हम मेरे ही सेशन में ना। अब यहाँ पे देखिए, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं, किस अन्य नाम से जानते हैं? झूम खेती क्या होता है एक तरीके से, इसको क्या घुमंती खेती कहते हैं, पहाड़ी खेती, स्थायी खेती, या फिर सीढ़ीदार खेती कहते हैं। झूम खेती में क्या होता है, लोग घूम घूम के एक तरीके से खेती करते हैं। कभी उस जंगल में, जंगल को काट करके जला करके वहां कुछ दिन खेती किए, और फिर वहां पर जब उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई जमीन का, फिर दूसरा जगह चल गए घूम घूम के, यानी घुमंतु खेती कहेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ लिख रहा है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1864, ठीक है, 1874 या फिर 1854। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा 1864 में क्या होती है, भारतीय वन सेवा की स्थापना होती है। ठीक, अंग्रेजों के समय में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस की क्रांति कब हुई? अभी भी हम लोगों ने देखा, अरे ये सब सवाल बार बार पूछा जाता है, कब हुई? बहुत सवाल, 1779 या फिर मतलब 1789, 1786, 1784 या फिर 1700। तो 1789 को क्या होती है, फ्रांस की क्रांति होती है। ठीक है, लुई सलावा क्या था, राजा था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कहाँ होती है, फ्रांस में होती है, फ्रांस की क्रांति नाम तो फ्रांस में होगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? ठीक है, अब एक ऐसा अधिनियम है ना, ये ब्रिटिश सरकार की, ठीक है, ये सबसे खराब कानूनों में से एक है। कब पारित किया? 1879 में, 1871 में, 1869 में, 1854 में। कब किया? तो 1871 में किया। ठीक है, किसने? अंग्रेजों ने किया था। इस कानून के तहत क्या था, कुछ जो जनजाति थे, कुछ आदिवासी लोग थे ना, उसको ना जन्मजात से अपराधी घोषित कर देता। ठीक है, सबसे खराब कानूनों में से एक। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। रूस की क्रांति कब हुई? बहुत ही आसान सा सवाल, फिर से बार बार पूछे जाने वाला सवाल। बताइए, रूस की क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में, 1921 में, 1922 में या फिर 1924 में? कब होती है? तो रूस की क्रांति कब होती है? तो 1917 ईस्वी में होती है। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, अगर इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, फिर उसी हिसाब से फिर आगे उस टाइप का वीडियो लाया जाएगा, है ना। और भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जो समझ में नहीं आता, उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोग उस वीडियो पे काम कर सके और उस वीडियो को आप लोग के लिए तैयार कर सके। ओके, और सभी को आप लोग को देखना है, और पसंद आ रहा है तो सभी को हमें सपोर्ट करना है, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।